नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते कई बार लोगों को इंसाफ मिल नहीं पाता। लोगों को उनके हक और उनके कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और इसी वजह से वो न्याय की खातिर दर दर भटकने को मजबूर रहते हैं। इसी अंतर को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से हर दिन मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ, जिस पर हम अपने मेहमानों से जानते हैं कानूनी विकल्प की क्या कुछ कानूनी रास्ते हो सकते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो चेक बाउंस से संबंधित है। चेक बाउंस को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इस विषय से संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चेक बाउंस को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, हमारा आज का विषय ये है। इसके अलावा भी अगर कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान रितम्बरा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं प्रयागराज से। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। बहुत स्वागत है रितम्बरा जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर चेक बाउंस हो जाता है आज की डेट में तो अब कितनी मुश्किल बढ़ सकती है उस व्यक्ति की जो चेक को जारी करता है। देखिए, जो 138 एक्ट में जो प्रावधान है वो जो चेक जारी कर रहा है, तो पहला तो ये कि जिसको जारी कर रहा है उसके नाम से होना बहुत जरूरी है। और अगर वो बैंक में वो लेके जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो कभी कभी देखिए दो परिस्थितियां आती हैं। कभी कभी जब चेक बाउंस हो जाता है तो उसको एक बार फिर वो संपर्क करता है जिसने चेक जारी किया है और वो अगर वो कहता है कि नहीं हमको आप कुछ टाइम दीजिए, तो एक रेमेडी बनती है। वो टाइम पे अगर दोबारा फिर चेक बाउंस हो जाता है और उसकी खाते में पैसे नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे देखिए वो तो एक चेक बाउंस का एक दंडनीय अपराध है, बनता है। लेकिन इसके ये लिए एक और नियम ये है कि कम से कम चेक जब बाउंस हो रहा है तो उसके 15 दिन का टाइम नोटिस का होना चाहिए। पहले हम उस पार्टी को नोटिस भेजेंगे जिसने चेक जारी किया है और बैंक का जो मेमो है वो भी प्राप्त करके, और वो प्राप्त करके उसके बाद जो है 30 दिन का समय होता है उसके पास। अगर वो उस 30 दिन में पेमेंट का भुगतान नहीं करता है तो वो माननीय सक्षम न्यायालय, जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अंदर जो थाना या जो जुडिक्शन का क्षेत्र बनता है, वहां पे 138 में ये मुकदमा मतलब कर सकता है, उसके खिलाफ FIR भी करा सकता है। और एक तरीका और भी है कि उसके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल हो सकती है। और कुछ जगहों पे विशेष अदालतें भी बनी है, जैसे प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे जो रिटायर्ड सेशन कोर्ट के जजेस हैं उनके एक विशेष अलग से 138 एक्ट को देखने के लिए एक नई कोर्ट बन गई है। क्योंकि पहले इतनी संख्या मात्रा में चेक बाउंस नहीं होते थे, इधर संख्याएं बहुत बढ़ गई हैं, तो जिसकी वजह से चेक बाउंस का मामला बहुत आ रहा है इस समय। जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 पारित होने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? जी, इसमें यह है कि जो प्रोसीडिंग है उसकी प्रक्रिया में अंतर आया है और जो अमेंडमेंट आया है उसमें कुछ वो भी चीजें भी अमेंड हुई हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये भी इंस्ट्रक्शन है कि जैसे नोटिस जारी किया 15 दिन की और एक महीने मतलब 30 डेज का नियम है। अगर उसमें आपने मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया तो फिर वो टाइम बार्ड हो जाता है, तो फिर आप नहीं कर सकते जी। और दूसरा जो बैंक है, बैंक को आपको लिखित सूचना देनी पड़ेगी और बैंक से मेमो प्राप्त करके, और आप सक्षम न्यायालय में या कोई गंभीर है उसमें कुछ अमेंडमेंट है। और ऐसे एक यहाँ मैं भी बताना चाहती हूँ कि अगर चेक करता जो है, अगर कोई गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट चेक दे रहा है या मान लीजिए ऋण दे रहा है, तो उस पे 138 ये लागू नहीं होगा।
वो चले check बिल्कुल, bounce और का भी हम matter नहीं तमाम बनेगा। बारीकियों को समझेंगे। Check- एक और खास मेहमान जी। कुमार संभव जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आपका कुमार संभव जी। एक दर्शक भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, अमित हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है अमित जी, क्या समस्या है, सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल है, सीआरपीसी सेक्शन 313 क्या जी। होता है? 313, और ये अगर गिरफ्तारी के बाद जैसे ही अक्यूज को जज के सामने लाते हैं तब जी। हो तो इसके क्या फायदे होंगे? कुमार संभव जी क्या जवाब दीजिएगा? आवाज क्लियर नहीं आई। इनका कहना आवाज साफ नहीं है, है। इनका ये कहना है कि धारा 313 क्या होती है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। धारा 313 किस आईपीसी की, सीआरपीसी किसकी? एक बार अमित अपना सवाल फिर दोहरा दीजिए। सर देखिए, मैं सवाल दोहरा रहा हूँ, सीआरपीसी सेक्शन 313 क्या जी। होता है, और अगर ये गिरफ्तारी के बाद जैसे ही अक्यूज को जज के सामने लाते हैं तब जी। हो तो इसके क्या फायदे होंगे? कुमार संभव जी। हाँ जी, इसमें जो है सिस्टम ये होता है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी एक्यूज जो गिरफ्तार किया जाता है हाँ। उसको कंसर्न नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को बिफोर उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर एक्यूज का कस्टडी अगर पुलिस लेना चाहती है तो उसके लिए पुलिस रिमांड के लिए एप्लीकेशन देती है कि मैं एक्यूज को 1 हफ्ते, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन हम अपने रिमांड में रखना चाहते जी। हैं। अदरवाइज एक्यूज को जेल भेज दिया जाता है, जहां से वह उसकी बेल की एक प्रोसीजरल एक होता है कि उसमें उसकी बेल खारिज की जाती है, और फिर उसके बाद कंसर्न मजिस्ट्रेट जो कि एरिया वाइज होते हैं उनके सामने देखा जाता है कि ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है कि ट्राइबल बाई सेशन है जी। उसके हिसाब से बेल का जो है बेल मजिस्ट्रेट से फिर खारिज करा के फिर सेशन में मूव की जाती है बेल। ये उसका प्रोसीजर। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो अमित जी आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। गुलशन एक और दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। गुलशन जी क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। चलो शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फोन लाइन्स भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। हालांकि आज जो विषय हम आपके बीच में लेकर आए हैं वो चेक बाउंस से संबंधित है। इससे संबंधित भी कोई सवाल है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कुमार संभव जी, जो चेक बाउंस को लेकर कानूनी प्रावधानों के बारे में आज हम अपने दर्शकों के बीच में मौजूद हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आज की डेट में चेक बाउंस होता है तो पहले की तरह जारी करने वाले आसानी से पैसा देने या भागने या फिर मामले को उलझाने में जिस तरह से कामयाब हो जाते थे, क्या वो स्थिति अभी भी आपको नज़र आती है, या आपको लगता है कि काफ़ी परिवर्तन आया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 के बाद? नहीं, काफी परिवर्तन आया है और उसको इजी किया गया है। उसमें जैसे कि पहले होता था 6 महीने तक का चेक का लिमिटेशन होता था, अब उसको 3 महीने कर दिया गया प्रेजेंटेशन करने का बिफोर बैंक। उसके बाद अब जो है चेक बाउंसिंग कॉज ऑफ एक्शन से 30 दिन के उसमें जो है आपको कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसीजर उसमें दिया हुआ है कि आप 30 दिन के अंदर उसमें आप चेक बाउंसिंग अगर है तो उससे रिलेटेड आप जो है सारे, जैसे कि मैडम ने बताया कि बैंक से जो बाउंसिंग के जो रीजंस होते हैं उसके साथ उनको प्रोफार्मा मिलता है कि इस रीजन से चेक बाउंस हुआ है, उसको लगा के और फिर जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि क्यों पैसा देना चाहते हैं, क्यों चेक बाउंस किस कंसर्न में आपने लिया है, वो बनता है कि नहीं बनता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि फर्जी सिग्नेचर जो हम लोगों ने देखा होगा कई बार कि चेक ले लिया, फर्जी सिग्नेचर बना के उसको चेक में प्रेजेंट कर दिया और फिर वो बाउंस हो गया और फिर हमने मुकदमा कर दिया। तो ये सब सारी चीजों को जो भी रिलेटेड फ्रॉडगिरी है इससे रिलेटेड, तो इन सब चीजों को कंसर्न करते हुए उनको जो है एक साथ लाकर और उसमें की उसको उचित कानूनी प्रारूप देने का काम किया गया। चलिए एक और दर्शक महाराष्ट्र से अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। सर मैं संस्था में हूँ, ब्रांच मैनेजर जी। हाँ, तो सर मेरा कहना यह है कि अभी एक कस्टमर है, उनने मेरे को चेक दिया जी। हेलो जी सवाल कीजिए अपना। हेलो अभय जी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप सवाल कीजिए। हेलो चलो शायद ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। इस नंबर पर हम आपको कॉल करके आपकी जो भी परेशानी है उससे क्या कुछ बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है इसका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वेल आप दोबारा भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं रितम्बरा मिश्रा जी आपके पास आऊँगा। अगर चेक बाउंस को लेकर ट्रायल कोर्ट में शिकायत की जाती है तो आरोपी यानी कि जो चेक को जारी करने वाला है, कुल रकम का कुछ फीसदी हिस्सा आप कोर्ट में जमा करना होता है या फिर शिकायतकर्ता को देना होता है? इस तरह का भी कोई प्रावधान है क्या? रितम्बरा जी आवाज पहुंच रही है? हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दे, सुनाई नहीं पड़ा। मेरा सवाल ये है कि आप ये जो अमेंडमेंट के बाद जी। अगर चेक बाउंस को लेकर ट्रायल कोर्ट में शिकायत की जाती है तो जो आरोपी है चेक को जारी करने वाला, तो रकम का जो चेक जारी की गई थी उसका कुछ हिस्सा क्या अदालत में जमा कराना होता है या फिर शिकायतकर्ता को देना होता है? ऐसी भी कोई व्यवस्था है क्या? जी, इसमें देखिए, अगर ये जो अपराध है वो साबित अगर हो जाता है तो इसमें अब ये कोर्ट उसके हिसाब से देखती है कि क्या क्राइम ऑफेंस बन रहा है, तो उसमें अगर नहीं जमा करते तो 2 साल का सजा का भी प्रावधान है। और नहीं, जो अर्थदंड है वो कोर्ट निर्धारित करती है कि इसमें हम क्या मैक्सिमम या क्या मिनिमम उसकी क्या अपराध है। तो वो काज ऑफ एक्शन जो हम लोग प्लेंट में लेके जाते हैं कि किस प्रकार का इसने कारित किया है, अगर चेक बाउंस हुआ है, जो फैक्ट्स हम लोग लेके जाते हैं उसी के आधार पे। और थोड़ा जो कोर्ट है, भाई देखिए, इनहेरेंट पावर है, वो अपने विवेक से सोच के कि क्या हम इसको अर्थदंड दें, तो उसको जो चेक जारी किया है उसकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को भी देख कर और फिर उसको अर्थदंड उस पे लगाता है। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि चेक बाउंस के मामले इधर बहुत आ रहे हैं करीब 5-6 सालों में, और ऐसा नहीं है कि सभी में सजा हो रही है। होता क्या है कि कभी जब इसमें वारंट होता है, मान लीजिए जो चेक जिसने जारी किया है अगर भागता है, एनबीडब्ल्यू तक भाग जाता है, लेकिन जब भी पकड़ में आता है, न्यायालय के अंदर आता है, तो मीडिएशन करने की कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करके, तो 50% जो मेरा अपना अनुमान है कि चेक द्वारा वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और मामला वहाँ पे सुलझ हो जाता है। हाँ, जो थोड़े से जो बहुत फ्रॉड स्तर के हैं, बहुत बड़े पैमाने पे जो चेक बाउंस का जो लेन देन करते हैं, वही लोग जल्दी पकड़ में नहीं आते, तो उनके खिलाफ मुकदमा चलता है। जो प्रोसीडिंग अभी हमारे जो अधिवक्ता साथी ने बताया, जो 17 में अमेंडमेंट हुआ था उसका हमको लाभ मिल पा रहा है कि जो थोड़ा सा लंबा टारगेट हम लोग चले आते थे, थोड़ा सा लंबी प्रोसीडिंग हो जाती थी, तो निश्चित रूप से अब जो है कोर्ट थोड़ी सी चले, यानी इस अमेंडमेंट के बाद थोड़ी राहत जरूर हुई है। हालांकि आप इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि अभी भी इस तरह के मामलों में ज्यादा गिरावट नहीं आई है और ये सिलसिला तकरीबन पिछले 5-6 वर्षों से चल रहा है। दीपक अगले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका दीपक, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। हेलो जी दीपक, सवाल कीजिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर, जो पुश्तैनी संपत्ति होती है जी, उसमें बेटी का हक होता है। ये कानून 2005 में पास हुआ था, ठीक है सर। लेकिन 2005 से 20 साल पहले जो लड़की मर गई जी हमारे सकता हूँ। दीपक, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे कह रहा हूँ जी कि हेलो जी जी हेलो सर, मैं ये कह 2005 में कानून पास हुआ था कि बेटी का संपत्ति में हिस्सा होता है, लेकिन उसके 20 साल पहले बेटी तो क्या सकता। दीपक, माफी चाहेंगे, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, आपका सवाल ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं। आपका जो सवाल था उसका कुछ हिस्सा तो समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा सवाल आपका क्या है ये बात स्पष्ट तौर पर नहीं हो पा रही है, इसलिए आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 4 लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बिहार से राजेंद्र जी सरफराज अगले दर्शक बिहार से हमारे साथ हैं। सरफराज जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। सर, मैं एक प्रॉपर्टी मेरी माँ ने खरीदा था जी, वो प्रॉपर्टी दूसरे ने गलत बेच दिया था। वो प्रॉपर्टी पहले से बिक चुकी थी जी। उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी जो पहले से लिया था वो मेरे रिश्तेदार ही ने लिया था। और वो जो प्रॉपर्टी जो हमको दिया था उस पर ऑलरेडी मनी सूट चल रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमको मिली नहीं। तो प्रॉपर्टी पे दूसरा आदमी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था।
तो मेरे माँ को लिखा, उसने जाके 144 धारा का 144 कर दिया कि ये बना रहे हैं। हम्म। मगर उस प्रॉपर्टी में कुछ मिला ही नहीं। हाँ हाँ। तो मैं इस पे कैसे बनाऊं? पुलिस को पैसा दे के गलत ये केस करवा दिया। उसके बाद मैं वकील से बात किया तो नहीं, तो जब आपकी माताजी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था, आप ये कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी पहले ही बेची जा चुकी थी? जी जी। कुमार संभव जी, क्या इनके पास कानूनी रास्ता बचता है? फिर वो नहीं, फिर जी, 144 के लिए हम खिलाफ में गया, रिवीजन में वकील से बात किया हाँ हाँ। कि प्रॉपर्टी मेरी है नहीं, मेरे ऊपर 144 केस कर दिया है, तो फिर रिवीजन में जाइए आप। जी। तो रिवीजन में गया तो रिवीजन अभी खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? कुमार संभव जी। हाँ जी, रिवीजन अगर आपका खारिज हो गया है तो उसके जो ऊपरी अदालत है उसमें उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। चले इसमें बिल्कुल। बस यही प्रोविजन है। जी, यानी अपील का विकल्प आपके पास अभी भी सरफराज साहब खुला हुआ है, आप इस विकल्प को जरूर आजमाइए, तो आपकी जो परेशानी उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम अपील भी करते हैं और साथ ही साथ एक गुजारिश भी करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस समय आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए और आपके सवाल का वाजिब उत्तर भी हम आप तक पहुंचा पाएँ। मैं रितंबरा जी आपके पास आऊँगा। जो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ हिस्सा उस रकम का कोर्ट में जमा कराना पड़ता है, अगर ये मान लीजिए कि वो राशि बड़ी है तो उसमें किसी तरह की कोई रियायत या कोई छूट दी जाती है? निश्चित रूप से, जैसे देखिए मान लीजिए का कोई इसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है और अगर उसके लिए हम लोग अपनी एफिडेविट या कुछ देते हैं कि साहब इसमें कुछ माफ करके इतने में, तो वो अगर पार्टी एग्री है, देखिए दो तीन कंडीशन सामने आती है। कभी कभी अगर दोनों पार्टी है कि देख रही है कि कुछ हमारे हिस्से का जो मैंने दावा किया है अगर कुछ 75% भी हमको मिल जा रहा है, तो एक आध केसे में ऐसे भी हुआ है कि हम लोग फिर एग्री करके जो दाखिल करा देते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट कंसीडर कर जाती है कि चलिए ठीक है, इतना आपने पेमेंट दे दिया है, कुछ मूल निकल आया है। हाँ, लेकिन जिसमें बिल्कुल नहीं देती है तो उसमें जेल भी जाने का प्रावधान है और इनको भेज दिया जाता है। न्यायालय जो है वहां पे क्षमा नहीं करती, क्योंकि अब जो बिल्कुल कंगाल है वो नहीं पेमेंट कर सकता, तो उसपे चूंकि दंड किया है, फोर्जरी तो की है उसके साथ, तो उसका जो दंड मिलना चाहिए वो न्यायालय दंड देती है। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो अदालतें काम कर रही हैं इस समय, इसीलिए एक तो संख्या बढ़ी चेक बाउंस की, दूसरी इनको अलग से कोर्ट, अब और जगह है नहीं बता सकती, लेकिन प्रयाग में एक अलग कोर्ट ही, सेशन कोर्ट इसके लिए बनाया गया है। और वो डे बाय डे यहाँ पे कोई किसी के साथ मरुवत नहीं है। जो प्रोसीडिंग है 138 एक्ट की, चले, यानी कि ये इस तरह के जो लंबित केसेस हैं उनको जल्द से निपटारे को लेकर अब प्रक्रिया में काफी तेजी भी दर्ज की जा रही है। खासतौर पर आपने एग्जाम्पल प्रयागराज हाईकोर्ट का दिया है। राकेश जी अगले दर्शक मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है राकेश जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। राकेश जी आप तक जी सवाल कीजिए। हाँ, मेरे को चेक वहाँ चेक के अंदर साइड में अपनी ऊपर तारीख हो और रकम दूसरे में भरी हो तो केस हो सकता है। सर राकेश जी आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही, एक बार सवाल फिर दोहराएं। हेलो जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन ने सामने वाले को चेक डाला, उसने जी साइन अपन ने करी, लेकिन तारीख और अंदर अमाउंट दूसरे ने डाला, तो क्या हो सकता है उसका? कुमार संभव जी। हाँ जी, तारीख और अमाउंट अलग डाला, इसका क्या मतलब है? ये सवाल इनका थोड़ा समझ तारीख अगर जो भी हाँ जी, अगर अमाउंट, इनका शायद कहने का मतलब ये है कि अगर अमाउंट गलत भर दिया जाता है गलती से, तो उसको लेकर क्या कुछ इन्हें करना चाहिए अगर कोई भी गलती हो जाती चेक में? तो चेक में गलती, अगर इनका जहां तक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अमाउंट अगर गलत भर दिया जाता है तो वो अमाउंट किस कंसर्न में भरा गया है, जब वो अगर कोई मुकदमा फाइल करता है 138 का चेक बाउंस हो जाता है तो किस कंसर्न में, जैसे कि कोई सामान परचेस किया तो ये बताएंगे कि ये मैंने 5,000 रुपए का सामान परचेस किया, मैंने गलती से 50,000 रुपए भर दिए। जी जी, तो मेरे इनके ऊपर कोई 50,000 की देनदारी नहीं है, इसलिए 50,000 का चेक बाउंस हो गया। मैं 5,000 रुपए का जो सामान लिया वो मैं देने के लिए तैयार हूँ इनको। जी जी,
तो इस वजह से तो इसमें जो है न्यायालय इनकी पूरी मदद करेगी और इनको उचित न्याय देगी। चले बिल्कुल, यानी कि इन्हें वो साक्ष्य लेकिन अदालत के इनको सामने रखना होगा। इन्हें स्थापित करना जी होगा। हाँ, साक्ष्य जी, रखना इन्हें होगा और उस स्थापित करना साक्ष्य के होगा आधार कि पर जो- कोर्ट हाँ, इनके कि- फेवर में फैसला दे सकता है। हाँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है और इसी अभाव को दूर करने के लिए हम रोजाना आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।